हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, लाइव लेने में थोड़ी-सी समस्याएँ बीच-बीच में आती रहती हैं, लेकिन फिर भी आई एम लाइव अगेन एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सकूँ। और उसी क्रम में हम आपके लिए पीजीटी की एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज़ है, उसको हमने लॉन्च किया हुआ है। तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ऑल द वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स आर अवेलेबल देयर। You can go to the literature crack application from डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और उसके बाद आप वहाँ पर कोर्स को सर्च कर सकते हैं। तो टुडे आई हैव जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ दैट इज़ ये पेपर हमारा है टेस्ट पेपर जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम लिटरेचर एंड ग्रामर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीजीटी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी 2026 का एग्ज़ाम जो होने वाला है इन द मंथ ऑफ में, उनके लिए ये तैयार किया गया है। This paper is uh, crafted in a way कि it covers all part of the syllabus, syllabus के सभी parts एंड क्वेश्चंस जिस एरियाज से लिए जा सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उन एरियाज को कवर करने का पूरा कोशिश यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी लोग जो है क्लास में जुड़ जाइए। काफ़ी लंबे समय बाद जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं सर बहुत दिन बाद आप आ रहे हैं। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपके कुछ एप्लीकेशंस पे काम चल रहे हैं और काफ़ी कंटेंट भी तैयार करना रहता है, तो थोड़ा लाइव क्लासेस उतनी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेहतर से बेहतर दे सकूँ और उसलिए आपके लिए लाइव क्लास मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए, राधे कृष्णा सभी को, राधे कृष्णा, गुड इवनिंग सभी को, वेलकम, स्वागत है बच्चों। फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने जो है क्लास की। तो अब ये 125 क्वेश्चंस का हमारा एक पूरा सेट है जो पीजीटी के आपके एग्ज़ामिनेशन में आता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एज़ मेनी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उतने क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए, जो पहला हमारा पार्ट है, वो पहला हमारा पार्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से हमने शुरू किया है। 10 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। आगे वाले सेट्स में आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम्प्रीहेंशन के कम हो जाएँगे, 5 हो जाएँगे। क्लोज़ टेस्ट हम ऐड कर देंगे, क्लोज़ टेस्ट एक वहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे हम और भी चीज़ें जो है इसमें ऐड करते रहेंगे। कुछ चीज़ों में जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में हर एक एरियाज़ को कवर नहीं किया जाता। कुछ एरियाज़ से क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ लेफ्ट रह जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लेफ्ट रह जाएँगे, अगले में आएँगे, कुछ अगले में आएँगे, फिर रिपीट होगा, कुछ अगले में आएँगे, ऐसे-ऐसे चलते आपका लगभग कोशिश मेरी यही रहेगी कि 20 से 25 सेट मिनिमम आपका मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के हैं वो कराऊँ। तो अगर 20 सेट्स अगर हम कराते हैं अभी से, तो कम से कम 1 सेट को कंप्लीट करने में 2 दिन लगेंगे, तो 40 डेज़ 40 डेज़ आपको लगने वाले हैं। बीच में कुछ ब्रेक भी होगा, तो ऑलमोस्ट 50 डेज़ और हमें लगता है 50 डेज़ ही आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम लेफ्ट होंगे, इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो ये मेरा 20 का सेट्स जो है पीजीटी का मैं कवर करने वाला हूँ। 125 क्वेश्चन्स अगर हम कवर करते हैं 20 सेट्स का, तो हमारे पास जो है लगभग-लगभग 2500 क्वेश्चन आपको पता है ये कवर हो सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट वन्स रहेंगे। साथ में आप अपना रिवीज़न जो नोट्स आपने बनाया उसको करते रहिए और कुछ हमारे पास एमसीक्यू सीरीज़ हमने चलाई थी, उसका पीडीएफ वगैरह भी है, वो भी आपको मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर डाल दूँगा, उससे भी आप एमसीक्यूज़ करते रहिए। जैसे हमने अलग-अलग राइटर्स पे काफ़ी क्वेश्चन्स कराए हैं आपके पीजीटी लेवल पे भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पीजीटी में मैंने आपको वर्ड्सवर्थ पूरा करा दिया था। वर्ड्सवर्थ आपका वर्ड्सवर्थ पे ऑलमोस्ट आपको मान के चलिए 1500 क्वेश्चन के आपका एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। वो पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। शेक्सपियर पे भी अगर अब आप देखेंगे तो 1500 टू 2000 के अराउंड जो है एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। इनके वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब पे एंड एप्लीकेशन दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद पीबी शैली पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं पीबी शैली पर, वो आपको पीजीटी के लिए मिल जाएँगे, अवेलेबल होंगे। अभी हमने जॉन कीट्स पर हम आपको जो है उसके एमसीक्यूज़ अपलोड कर देंगे, जो हमारे पास बिल्कुल रेडीमेड पड़ा हुआ है, पीडीएफ तैयार है, वो भी अपलोड कर देंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी हमने कवर कर लिया है, वो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। हेमिंग्वे साहब को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारे लगभग-लगभग सभी राइटर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अराउंड 600 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़, जॉन कीट्स से अराउंड 800 एमसीक्यूज़, ऐसे-ऐसे हर एक राइटर से एक पूरा अराउंड 8 टू 10,000 क्वेश्चन बैंक आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप एक बार जो है ज़रूर कर लीजिएगा। साथ-साथ में इनमें से छाँट-छाँट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगते हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपके लिए 125 का सेट जो है इंक्लूडिंग ग्रामर एंड वोकैब्युलरी, वो आपके लिए मैं यहाँ पर पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ में ले आया हूँ।
तो पीजीटी का जो टेस्ट सीरीज़ है, वो बिल्कुल आप एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल है, कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी और साथ-साथ में आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और लोगों तक ताकि ये बात पहुँचती रहे। चलिए, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है रीडिंग कम्प्रिहेंशन से शुरू होगा, तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए कम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, कम्प्रिहेंशन और प्रिहेंशन आप जानते हैं वर्ड, इसको सॉल्व करना अपने आप में एक स्किल होती है और ये स्किल आती कहाँ से है? जब आप वोकैब्युलरी में साउंड हो, वोकैब्युलरी आपकी साउंड हो, साथ-साथ में आप ग्रामेटिकली साउंड हो, इन दोनों को अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है और उसके साथ में आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो निश्चित रूप से कम्प्रिहेंशन जो होता है वो सबसे स्कोरिंग जो है हमारा एरिया होता है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके लेवल पे ये उम्मीद की जाती है कि 5 आउट ऑफ 5 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए कम्प्रिहेंशन में। ये एरिया काफ़ी आपको मार्क्स दिलाता है। तो आइए, ये एक छोटा-सा पैसेज है, पढ़ते हैं, इस पे 10 क्वेश्चन्स हमें करने हैं, इनको हम करेंगे। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। In the modern industrial state, leisure has become a commodity rather than a condition of the soul. पैसेज को ध्यान से हमेशा पढ़िए, पैसेज को रीड करिए। पैसेज को रीड करते समय इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, जो आपको लगता है कि थोड़े से अलग से वर्ड हैं, उनको ज़रूर आप जो है ध्यान में रखिए और अंडरलाइन कर लिया करिए एग्ज़ामिनेशन में। और जो है क्वेश्चन, इसको मैं अभी पैसेज पढ़ रहा हूँ, इसके तरीके कई सारे हैं करने के, मैं वो आपको धीरे-धीरे करके चर्चा करूँगा, आपको बता दूँगा। Where once contemplation was the privilege of the few, now distraction is the occupation of the many. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। The paradox of our age lies in the fact that technological advancement, which promised liberation from drudgery, has instead produced new forms of anxiety. The individual, alienated from meaningful labor, seeks identity in consumption, yet this identity remains perpetually unstable, requiring constant validation through acquisition. पैसेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का ही पीजीटी में आता है, ध्यान रखिएगा। Thus, modern civilization thrives on dissatisfaction while proclaiming prosperity. ये आपका हो गया पैसेज। अब आइए चलते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ पर गुड इवनिंग, जो भी आ गए हैं बच्चे, सभी का स्वागत है। चलिए बेटा, आगे चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वो है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो आइए हम देखते हैं एक बार पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो पैसेज को आप फिर से ध्यान से पढ़िए पैसेज को, और आप देखिए कि आपके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शंस को रीड करिए। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। ए, द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बी, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ लेजर एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। सी, द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। डी, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेम्पलेशन। अब ये चारों हमें ऑप्शन मिल गए हैं। अब हमें पैसेज का सेंट्रल आइडिया खोजना है, तो पैसेज को एक बार हम रीड करते हैं। पैसेज को रीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट, सबसे पहले इंडस्ट्रियल की बात हो रही है। हमारे स्टेट को इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में यहाँ पर जो राइटर है वो डिफाइन कर रहा है। लेजर हैज बिकम अ कमोडिटी रादर देन अ कंडीशन ऑफ द सोल। Where one contemplation was the privilege of the few, now distraction is occupation of the many. यहाँ पर occupation की बात हो रही है, यहाँ पर industry की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। The paradox of our age lies in fact that technological advancement, which promised liberation from drudgery, has instead produced new forms of anxiety. यहाँ पर थोड़ा सा बात हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारे लिए एक प्रकार से ड्रजरी से हमें बाहर लाने के लिए था, उसने हमें एंग्जाइटी रादर दे दिया है। द इंडिविजुअल एलिनेटेड फ्रॉम मीनिंगफुल लेबर, अब यहाँ पर एलिनेशन जैसा शब्द आया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एलिनेट हो रहा है इंडिविजुअल जो है मीनिंगफुल लेबर से, सीक आइडेंटिटी इन कंजप्शन, आइडेंटिटी की बात हो रही है, अपनी आइडेंटिटी कंजप्शन में खोजता है। एट दिस आइडेंटिटी रिमेन्स परपेचुअली अनस्टेबल, फिर भी आइडेंटिटी लगातार अनस्टेबल बनी हुई है, रिक्वायरिंग कांस्टेंट वैलिडेशन थ्रू एक्विजिशन। तो दस मॉडर्न सिविलाइजेशन थ्राइव्स ऑन डिससैटिस्फैक्शन व्हाइल प्रोक्लेमिंग प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर जो पैसेज पढ़ के आपको समझ में आया, तो दो चीजें समझ में आ रही हैं कि आइडेंटिटी की बात कर रही है कि हम अपनी मॉडर्न आइडेंटिटी को थोड़ा सा धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं।
और हमारी आइडेंटिटी स्टेबल नहीं है, हमेशा परपेचुअली अनस्टेबल है, चेंजिंग आइडेंटिटी हमारी है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस थोड़ा बहुत इस पैसेज में बात की गई है। और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड कमर्शियलाइज़ेशन की बात ज़रूर की जा रही है। तो आइए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से हम अपने जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज इज़, पैसेज का बेटा सेंट्रल आइडिया क्या है? तो भैया बिल्कुल सिंपल सा सेंट्रल आइडिया है, द कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ लेज़र एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारा जो लेज़र है उसको कमर्शियलाइज़ कर लिया गया है ना? आप ओला है, उबेर है, ब्लिंकिट है, जितना भी है वो सबको कमर्शियलाइज़ कर लिया गया है एंड आइडेंटिटी क्राइसिस है और हम अनस्टेबल आइडेंटिटी में घूम रहे हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। तो पैसेज को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए और क्या सबसे सूटेबल जो है आंसर हो सकता है उसको आप खोजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ड एलिनेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, वर्ड एलिनेटेड का क्या मतलब है? एलिनेटेड वर्ड का क्या मतलब है? तो भैया एलिनेट आप सबको पता है, एलिनेट का मतलब क्या होता है? जस्ट अ मिनट प्लीज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द वर्ड एलिनेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, वर्ड एलिनेटेड का क्या मतलब है? आप लोग भी आंसर करते रहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। एलिनेट का मतलब आप जानते ही हैं, एलिनेट का मतलब होता है अलग कर देना ना, ये सारी चीजें जो है किसी को अलग बना देना, ग्रुप से बाहर कर देना, एलिनेट कर देना। अब एलिनेट का मतलब हार्मोनाइज तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। स्ट्रेंज्ड, हाँ ये सही है, स्ट्रेंज्ड कर देना, किसी को अलग कर देना, विचित्र बना देना ना। एलिवेटेड हो नहीं सकता, मोटिवेटेड हो नहीं सकता। तो स्ट्रेंज इज द राइट आंसर, बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बी यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज, पैसेज के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमारे लिए क्या किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस आर, कंप्लीटली रिमूव्ड एंजाइटी, नहीं कह रहा है ड्रजरी से हमको एंजाइटी की तरफ ले आया है ना, जो हमारे ड्रजरी से हमको अवेक करने के लिए था वो हमें एंजाइटी की तरफ ले आया। क्रिएटेड मोर लेजर, ज्यादा लेजर क्रिएट किया है। हाँ लेजर क्रिएट तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसने लेजर क्रिएट किया है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसने लेजर ज्यादा क्रिएट करने के बजाय लेजर का कमर्शलाइजेशन किया है ना। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट राइट। प्रोड्यूस न्यू एंग्जाइटीज, बिल्कुल इसने नई एंग्जाइटीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमारे ड्रजरी से नई एंग्जाइटीज की तरफ हमको ले गए हैं। तो सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। रेस्टोर्ड कंटेम्पलेशन ये तो है नहीं, तो सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। द टोन ऑफ द पैसेज इज, अगर आप इसमें देखेंगे तो पैसेज का टोन कैसा है भैया? तो टोन कैसा है आइए देखते हैं। टोन इज सटायरिकल, नॉस्टैल्जिक, क्रिटिकल या ऑप्टिमिस्टिक। देखिए सटायरिकल नहीं है, यहाँ पर व्यंग नहीं कर रहा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पोएट यहाँ पर बहुत सटायर कर रहा है ना, सटायर नहीं कर रहा है। दूसरा नॉस्टैल्जिक, कोई पास्ट का ऐसा भी नहीं है कि हम ड्रजरी में थे, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है, पहले हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ये कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा नॉस्टैल्जिक भी नहीं है। तो सटायरिकल एंड नॉस्टैल्जिक दोनों भी नहीं है। क्रिटिकल है बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो ये क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहा है ना, क्रिटिकल एक अपना व्यू रख रहा है, तो क्रिटिकल इज द राइट आंसर। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो बिल्कुल जो है सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले की तरफ चलते हैं भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फ्रेज कमोडिटी रादर देन अ कंडीशन ऑफ द सोल सजेस्ट, कह रहे हैं कमोडिटी रादर देन कंडीशन, रादर देन अ कंडीशन ऑफ द सोल सजेस्ट, ये पैसेज में किस चीज को सजेस्ट करता है? अब भैया आइए देखते हैं। कमोडिटी रादर देन अ कंडीशन ऑफ द सोल,
तो पैसेज को एक बार हम फिर से चलते हैं, रीड करते हैं। ये हमें कहाँ पर ये पूरा हमें जो है फ्रेज़ मिला हुआ है, यहाँ पर। इन द मॉडर्न टाइम्स इंडस्ट्रियल स्टेट लेज़र हैज़ बिकम अ कमोडिटी रादर दैन अ कंडीशन ऑफ द सोल। तो कह रहे हैं ये जो लाइन है ये हमें क्या बता रही है? भैया ये हमें बता रही है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम हैं, ये हमें क्या बता रही है? लेज़र इज़ स्पिरिचुअल? नहीं भैया, स्पिरिचुअल नहीं है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई पूरे पैसेज में, ये गलत है। चलिए, लेज़र इज़ मोनेटाइज़्ड, बिल्कुल, लेज़र को कमर्शियलाइज़ कर दिया गया है, मोनेटाइज़ कर दिया गया है। बिल्कुल कंडीशन ऑफ द सोल, कमोडिटी हो गई है, ध्यान रखिएगा। जो कंडीशन ऑफ द सोल पहले थी, वो ना होकर के अब कमोडिटी हो गई है, ठीक है? इसका क्योंकि मोनेटाइज़ कर दिया गया है, कमर्शियलाइज़ कर दिया गया है। लेज़र इज़ यूज़लेस, नहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेज़र इज़ परमानेंट, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो लेज़र इज़ मोनेटाइज़्ड या लेज़र इज़ कमर्शियलाइज़्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परपेचुअली अनस्टेबल इम्प्लाइज, आप देखेंगे लास्ट लाइन में या सेकंड लास्ट में परपेचुअली अनस्टेबल आया हुआ है ना, परपेचुअली अनस्टेबल, इसका क्या मतलब है? परपेचुअली अनस्टेबल, ये सेकंड लास्ट लाइन में यहाँ पर है परपेचुअली अनस्टेबल, कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो परपेचुअली अनस्टेबल है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आइए देखते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में कौन सा बेस्ट सूट करेगा। पहला है टेम्परेरीली सिक्योर, भैया ये नहीं हो सकता। दूसरा है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बिल्कुल, परपेचुअली का मतलब ही होता है कॉन्स्टेंटली और अनस्टेबल का मतलब होता है चेंजिंग। तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज द राइट आंसर एंड अदर 3 ऑप्शन आर रॉन्ग, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। द पैराडॉक्स मेंशन्ड रेफर्स टू, अब आप बताएंगे इसमें जो पैराडॉक्स शब्द यूज किया गया है, मेंशन किया गया है, वो किस बात को रेफर करता है, कौन सा पैराडॉक्स है? आपको बताना है कि पॉवर्टी अमिड वेल्थ, जो है अमीरी के बीच में जो गरीबी है उसकी पॉवर्टी, या एडवांसमेंट कॉजिंग एंजाइटी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एडवांसमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एंजाइटीज बढ़ती जा रही हैं। तीसरा, फ्रीडम थ्रू लेबर, लेबर से हमें फ्रीडम मिलेगी। चौथा, आइडेंटिटी थ्रू कंटेम्पलेशन। तो अगर आप देखेंगे तो एडवांसमेंट कॉजिंग एंजाइटी इज द राइट आंसर, यही पैराडॉक्स है, ठीक है? एडवांसमेंट कॉजिंग एंजाइटी, भाई पैराडॉक्स यही ना, एडवांसमेंट से एंजाइटी तो नहीं आनी चाहिए, एडवांसमेंट से तो हमें और साउंड होना चाहिए ना, मेंटली साउंड, फिजिकली साउंड, स्पिरिचुअली साउंड होना चाहिए, लेकिन हम एडवांस हो रहे हैं और एडवांस होकर के बर्बाद हो रहे हैं ना, तो ये पैराडॉक्स हो गया। क्या हो गया? पैराडॉक्स हो गया, ठीक? गॉट इट? चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैसेज सजेस्ट मॉडर्न आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन, मॉडर्न आइडेंटिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस आर लेबर, स्पिरिचुअलिटी, कंजप्शन, एजुकेशन। मॉडर्न आइडेंटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, आपको बताना है। तो भैया मॉडर्न आइडेंटिटी हमारी, ये आप कैसे कंज्यूमर हैं इस पे डिपेंड कर रही है। बड़े अच्छे, आप जिस दुकान पे जाएंगे ज़्यादा सामान आप खरीदते होंगे, आप देखिए दुकानदार पहुँचते ही, "आइए, आइए भैया, आइए, अरे भैया आप तो आ गए, हाँ, अरे बड़ी गर्मी है, लाओ भैया के लिए पंखी लाओ, भैया के लिए फैन इधर कर दो, हाँ, ये लीजिए भैया ठंडा पानी लीजिए।" क्यों? बिकॉज़ यू आर गुड कंज्यूमर। आपकी आइडेंटिटी आपके कंज्यूमेशन से है, ध्यान रखिए, आप कंज़्यूम कितना करते हैं उससे है। तो कंजप्शन इज़ द राइट आंसर, आइडेंटिटी हमारी डिपेंड है कंजप्शन पर, यही इस पैसेज में बताया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टाइल ऑफ राइटिंग रिजेम्बल्स, कह रहे हैं इसमें जो राइटर की स्टाइल है वो किस प्रकार की स्टाइल है लिखने की? साइंटिफिक रिपोर्ट टाइप का लिख रहा है, फिलोसॉफिकल क्रिटिक टाइप का लिख रहा है, जर्नलिस्टिक लिख रहा है, या जो है बायोग्राफिकल लिख रहा है? तो देखिए साइंटिफिक रिपोर्ट तो है नहीं, बिल्कुल ये गलत है। फिलोसॉफिकल क्रिटिक बिल्कुल यही है। एक जो है अपना दार्शनिक दृष्टिकोण रख रहा है, आलोचनात्मक, दार्शनिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण वो रख रहा है कि भाई हम आज क्या बन गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, ऑथर का एटीट्यूड कैसा है? एडमायरिंग है मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेकर? नहीं, एडमायरिंग तो नहीं है बिल्कुल। इंडिफरेंट नहीं, इंडिफरेंट भी नहीं है, परेशान है बेचारा, इंडिफरेंट तो बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल डाउटफुल है भाई, थोड़ा-सा सेलिब्रेटरी तो नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हमारा
दी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब अगला हमारा है क्लोज टेस्ट। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्लोज टेस्ट है, इसको हमें करना है। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और जो बीच-बीच में हमारे गैप दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक हमारा क्लोज टेस्ट से है। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स एक प्रकार से कह सकते हैं, आपको यहाँ से उठा करके भरना है। तो सबसे पहले एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली द, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं 4 में से एक यहाँ पर फिट बैठेगा, वो आपको बताना है। बट द कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट इट इनेबल्स अ पर्सन टू, क्वेश्चन नंबर 12, बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। Without critical thinking, knowledge may become a 13 rather than a tool. Therefore, true education must 14 curiosity and independence rather than rote learning. A society that neglects the principle risk intellectual 15. ये आपको आंसर करना है। आइए एक-एक करके हम पढ़ते हैं। एजुकेशन इज नॉट मियरली द ऑफ इंफॉर्मेशन। शिक्षा केवल एकमात्र नहीं है सूचना का, इंफॉर्मेशन का। क्या? ट्रांसमिशन, बिल्कुल ट्रांसमिशन है एक ऑप्शन। दूसरा है ओमिशन, नहीं ओमिशन तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसमिशन मात्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन मात्र नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। क्या है? बट द कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट। केवल ये नहीं है कि हमने आपको एजुकेशन दे दिया, आपको हमने बता दिया, यहाँ पर सिखा दिया, केवल बोल दिया और ट्रांसमिट कर दिया आपको, बल्कि एजुकेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट ना। तो ट्रांसमिशन इज द राइट आंसर। शिक्षा केवल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वो जजमेंट हमारे लिए करने का जो है सिखाना आना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, दूसरा है हमारा, 4 ऑप्शन दिए हैं, डिफर, डिस्टिंग्विश, सेपरेट, कंपेयर। तो आइए देखते हैं, डिफर, डिस्टिंग्विश, सेपरेट, कंपेयर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे आ जाइए। विदाउट सॉरी, इट इनेबल्स अ पर्सन टू डैश बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। शिक्षा हमें क्या करती है? शिक्षा हमें क्या करती है? तो भैया शिक्षा हमें ट्रूथ और फॉल्सहुड के बीच में क्या करना सिखाती है? तो ऑप्शंस हमारे पीछे दिए हुए हैं, नीचे क्या है? डिफर करना, डिस्टिंग्विश करना, सेपरेट करना, कंपेयर करना। तो डिफर करना नहीं भैया, डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्टिंग्विश करना, पहचान करना हमें सिखाती है ना। ट्रूथ और फॉल्सहुड के बीच में पहचान करना हमें कौन सिखाता है? एजुकेशन। नाउ 13 में हमारे पास है बर्डन, प्रिविलेज, वेल्थ, स्किल। तो आइए देखते हैं 13 में क्या है। Whereas without critical thinking, knowledge may become a dash rather than a tool. करें नॉलेज क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। तो भैया नॉलेज क्या हो सकती है हमारी? नॉलेज बिल्कुल ही हमारी 13 में आइए, हमारे लिए क्या हो सकती है? प्रिविलेज हो सकती है? नहीं, प्रिविलेज तो नहीं हो सकती। वेल्थ नहीं हो सकती, स्किल नहीं हो सकती, बर्डन हो जाएगी। अगर हम जो है नॉलेज को सही से यूज नहीं करेंगे, नॉलेज को अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देंगे, तो हमारा नॉलेज बर्डन बन जाएगा हमारे लिए, न कि टूल। Therefore, true education must dash क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंस रादर देन रोट लर्निंग। इसीलिए हमारा जो एजुकेशन है वो रोट लर्निंग से ज़्यादा क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंस पैदा करना चाहिए। तो पैदा करना हमने देखिए शब्द बोल दिया, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सप्रेस नहीं, डिस्करेज नहीं, फॉस्टर करना। बिल्कुल, फॉस्टर मतलब प्रमोट करना, पैदा करना, ये हमारा इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में वी हैव 4 ऑप्शंस, प्रोग्रेस, ग्रोथ, स्टैग्नेशन, एनलाइटनमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। तो इन द क्लोज टेस्ट आई फाइंड अ सोसाइटी दैट नेग्लेक्ट्स दिस प्रिंसिपल रिस्क इंटेलेक्चुअल। जो सोसाइटी इस प्रिंसिपल को निग्लेक्ट कर देती है, वो क्या चीज रिस्क करती है? तो इट रिस्क व्हाट? स्टैग्नेशन। तो ध्यान रखिएगा, स्टैग्नेशन का एक खतरा रहता है जो अगर इन प्रिंसिपल्स को निग्लेक्ट कर देता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए, अब हमें पहचानना है एरर को। आइडेंटिफाई द पार्ट विद द एरर। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हमारा जो है वो कॉमन एरर है, कॉमन एरर है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं आपको, मतलब ये सेंटेंस समझ लीजिए पूरा लिखा हुआ है। नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट एट, नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट एट। इसमें आपको बताना है कि गलती कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है। तो भैया नीदर ऑफ द बॉयज ये तो बिल्कुल सही है। हैव कंप्लीटेड यही गलत है। नीदर जो है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आता है अपने साथ, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है? नीदर सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेके आता है, तो हैव की जगह पर हैज हो जाएगा, हैव की जगह पर हैज हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 17। Hardly had he entered the room when the phone has started ringing. अब यहाँ पर ये हमारा जो रूल है हार्डली वाला, इसको आपको आना चाहिए। हार्डली का जो रूल है, ठीक है? आइए देखते हैं। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन हैज स्टार्टेड रिंगिंग। जब फोन बजना शुरू हुआ, मुश्किल से ही वो अंदर प्रवेश किया होगा। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं आपके पास, बताइए कहाँ पर गलती आपको लग रही है? हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन हैज स्टार्टेड रिंगिंग, बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर, डी सही है। शुड बी हैड स्टार्टेड, ना, द फोन हैड स्टार्टेड रिंगिंग, ठीक है? ध्यान रखिएगा पास्ट में है, हार्डली हैड है ना, द फोन हैड स्टार्टेड रिंगिंग, तो डी इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. He is one of those writers who believes that literature are transformative. बताइए। He is one of those writers who believes that literature are transformative. तो literature is subject and आपको सब्जेक्ट के नेम जो आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर जो भी है, वो सिंगुलर अपने साथ वर्ब ले आते हैं। तो आर की जगह इज हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। सी में गलती है, सी में आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज द कमिटी हैव रीच्ड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। द कमिटी हैव रीच्ड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। कमिटी जो है अपने डिसीजन पर यूनानिमसली एग्री कर गई है। ये इसमें क्या गलती है आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल सही है। हैव नहीं हैज़्ड होना चाहिए। हैज़ रीच्ड ना, क्यों? क्योंकि कमिटी है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जब किसी बात पर एक मत होते हैं, कलेक्टिव नाउन तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता ही है ना, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन ये प्लूरल भी ले सकता है जब हमें इससे डिवाइडेड का पता चले, अलग-अलग होने का पता चले। जैसे द कमिटी हैव रीच्ड, द कमिटी हैव नॉट रीच्ड ऑन इट्स डिसीजन ना, यूनानिमसली, तो यहाँ पर हैव लग जाएगा। जब हमें कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो अलग-अलग मत के दिखाई दें, प्लुरैलिटी दिखाई दे, वहाँ पर हम हैव लगाएँगे, और अगर एक मत दिखाई दें, तो यहाँ पर हम हैज़ लगाएँगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, द कमिटी हैज़ रीच्ड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। No sooner did he arrive than the train left the station. भैया बताइए, फटाफट बताइए। No sooner did he arrive than the train left the station. No sooner did है तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होना चाहिए। यस, no sooner did है than the train,
तो अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये दूसरी क्लॉज़ हमारी पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में क्लॉज़ होनी चाहिए। यहाँ पर हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, हैड लेफ्ट द स्टेशन। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। ग्रामेटिकल रूल्स आपको देखने हैं कौन सा फिट बैठेगा। ही हैज़ बीन लिविंग हियर since 2010. ऑप्शंस आर सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय। तो आप सब ने ये रूल पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो टाइम बताता हुआ टाइम, टाइम में हमारे 2 होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको पता है, हम लगाते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर, ना? यहाँ पर जब फिक्स है पॉइंट ऑफ टाइम, ईयर फिक्स दे दिया गया है 2010, तो इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पर? सिंस लगेगा। तो ए इज द राइट आंसर। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ dash rich I would travel the world। ऑप्शंस am, was, were, will be। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सही है। इफ आई वर, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, सब्जेक्टिव जो वर्ब होता है, सब्जंक्टिव वर्ब, वहां पर हमें लगेगा वर। क्या लगेगा? वर। इफ आई वर, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता, मैं पूरी दुनिया घूम लिया होता। ठीक है। नाउ शी स्पीक्स एज इफ शी डैश एवरीथिंग। शी स्पीक्स एज इफ, वो ऐसे बोलती है मानो कि he dash everything, knows, knew, had known, will know। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, न्यू होगा ना। एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, ऐसे लगता है मानो वो सब जानती है। ये क्या करता है? पास्ट में फॉलो कर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ लगती है, ध्यान रखिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है न्यू, एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। नेक्स्ट वन इज द न्यूज डैश सरप्राइजिंग आर वर इज हैव। न्यूज सरप्राइजिंग, न्यूज कैसी है? न्यूज कैसी है? हाँ, बिल्कुल सही है। न्यूज इज सिंगुलर नाउन ना, भले इसमें एस लगा है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं, आपने रूल्स पढ़े होंगे कि जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं। यहाँ पर आर वर ये सब जो है नहीं लगेगा। इज द राइट आंसर। द न्यूज इज सरप्राइजिंग, द न्यूज इज सरप्राइजिंग। Now the next question. I prefer tea dash coffee। I prefer टी डैश कॉफी। आपको पता है प्रेफर अपने साथ जो है, कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेकर के आते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन टू लेके आते हैं और प्रेफर भी उसी में से है। प्रेफर, सुपीरियर, सीनियर, ये सब अपने साथ टू लेकर के आते हैं। ठीक है, आई ओ आर से शुरू होने वाले और एंड होने वाले एंड प्रेफर, ये क्या करते हैं? देख, टेक टू, टू लेके आते हैं। तो टू, आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग was postponed dash the chairman's absence। मीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया चेयरमैन की एब्सेंस की, किस वजह से? के कारण, की वजह से, सिंस, क्योंकि, या फॉर। बताइए। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। यस, मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि नहीं, ड्यू टू, के कारण। किसके कारण? द चेयरमैन्स एब्सेंस। चेयरमैन के एब्सेंस के कारण मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। ही इज द राइट आंसर। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ही इंसिस्टेड दैट पेइंग द बिल। इंसिस्ट अपने साथ कौन सा फिक्स्ड प्रोपोजिशन लेकर के आता है? इंसिस्ट, ही इंसिस्टेड ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन, ध्यान रखिएगा, इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, बी इज द राइट आंसर। ही इज सीनियर डैश मी, अभी हमने आपको बताया सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर अपने साथ टू लेकर के आते हैं, तो ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट, ही इज कैपेबल डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कैपेबल अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आता है? तो कैपेबल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेकर आता है, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आई विश, आई विश डैश, आई विश आई डैश मोर टाइम। आपको पता है आई विश वाले जो भी आते हैं, विश के बाद जो है पास्ट आता है, ध्यान रखिएगा। तो हैव, हैड, विल हैव, वुड हैव, तो हैव हट जाएगा, ये हट जाएगा, हैव। आई विश आई हैड मोर टाइम, मेरी ये इच्छा थी कि मेरे पास थोड़ा और टाइम होता, ऐसा हालांकि है नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। आपको इसका पैसिव बनाना है, पैसिव। ऑप्शंस हैं, अ ब्रिज इज बिल्ट, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, अ ब्रिज हैज बीन बिल्ट, अ ब्रिज वाज बिल्ट। आपको बताना है ऑप्शंस क्या हैं। तो भैया पहली चीज तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका पैसिव हम बनाएंगे। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, तो अ ब्रिज हमारा जो है इसको हम ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्शन वर्ड इसको बनाएंगे। अ ब्रिज आर है, आर बिल्डिंग, तो ब्रीज, ए ब्रीज है तो सिंगुलर हो गया, आर है ये वर्ब हमारा प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा, अ ब्रीज इज। आपको पता है अ ब्रीज इज बिल्डिंग, जब भी इज एम आर वॉज वर आता है और हमें पैसिव बनाना है, हम वहां पर बीइंग का इस्तेमाल इनके साथ करते हैं, इनके साथ बीइंग का, तो बी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। देयर इज सम नेटवर्क इशू आई थिंक, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके नाउ, चलिए। He said, I have finished my work. उसने कहा कि मैंने अपना वर्क पूरा कर लिया। इनडायरेक्ट में आपको बनाना है इसका। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। He said, he have has finished her work. He said, she had finished her work. He said, she finished her work. She says, she had finished her work. आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32। Yes, absolutely. She said she had finished her work. I have finished, आपको पता ही है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है या हैव हैज है तो ये हैड में बदल जाता है। आप ये जानते ही हैं, हैज हैव जो है वो चेंजेस इनटू हैड। इनडायरेक्ट स्पीच आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सी, तो सी के हिसाब से आई को हम थर्ड में ले जाएंगे पर्सन में, तो सी हो जाएगा। सी सेड, सी हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैड फिनिश्ड, और माई चेंज हो जाएगा सी के हिसाब से हर में, तो सी हैज सेड सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, लेट द डोर बी ओपन्ड। भैया ये भी हमारा इम्परेटिव एक्टिव है, इम्परेटिव पैसिव हमें बनाना है। लेट द डोर बी ओपन्ड, तो ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। क्यों? क्योंकि इम्परेटिव है, इम्परेटिव एक्टिव है, तो हम इसको ओपन द डोर, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन, पैसिव है ये, एक्टिव में आपको बनाना है, तो ओपन द डोर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया।
द टीचर सेड डोंट वेस्ट टाइम। इनडायरेक्ट आपको बनाना है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। टीचर ने कहा कि समय बर्बाद मत करो, पढ़ लिख लो, नौकरी मिल जाएगी। तो द टीचर सेड, तो टीचर सेड डू नॉट वेस्ट टाइम। तो टीचर ने क्या किया? टीचर टोल्ड नॉट टू वेस्ट टाइम। हाँ, ये हो सकता है। द टीचर एडवाइज नॉट वेस्टिंग टाइम, ये भी हो सकता है। बताइए भैया क्या हो सकता है? हाँ, द टीचर टोल्ड अस नॉट टू वेस्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है। टीचर ने कहा है तो किससे कहा है? ये स्टूडेंट को ही कह रहा है। टीचर ने हमसे कहा, द टीचर टोल्ड अस, हमें बताया नॉट टू वेस्ट टाइम। ये रूल आपने पढ़ा ही होगा, नॉट टू, 2 नियम होते हैं ना इसके। चलिए, नरेशन पर एक क्लास जो है आपकी 2 क्लास लेनी पड़ेगी ना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में। आइए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं, इसको आपको पैसिव में बनाना है। और ये कैसा है? सिंपल प्रेजेंट का जो है सेंटेंस है, आपको पैसिव बनाना। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा और ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको हम इज एम आर में चेंज करेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट। She said, where are you going? इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। She said, where are you going? तो she asked, where she asked। क्वेश्चन वाला है, आपको पता ही है। आस्क्ड हो जाएगा, सेट को आस्क में चेंज करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, इसको हम जो है क्वेश्चन से इसको ले आएंगे, किसमें? अफर्मेटिव ले आएंगे। वेयर आर यू गोइंग को हम कह सकते हैं यू आर गोइंग। यू आर गोइंग ना। तो यू को चेंज करेंगे, तो सी सेड, यू को चेंज करेंगे आई, वेयर आई, और आर चेंज हो जाएगा आई के साथ वॉज में, वेयर आई वॉज गोइंग, और वेयर तो रहेगा ही। तो सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सी आस्क्ड वेयर आई एम गोइंग, नहीं, वाज होगा, ये गलत हो गया। सी आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग, नहीं, आई वॉज होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। He asked where I was going. This is the right answer. ये बिल्कुल सही उत्तर है। Now question number 37. Someone has stolen my purse. किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। तो someone has stolen my purse। तो my purse सबसे पहले आ जाएगा, my purse। इसको हम ले आएंगे प्रेजेंट बना करके, my purse। हैज है, हैज को हैज बीन में, हैव बीन में हम चेंज कर देते हैं, चूंकि सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा। माई पर्स हैज बीन, और स्टोलन थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। माई पर्स हैज बीन स्टोलन। बाई समवन हम लगाएंगे नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। माई पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। ही सेड एलास आई एम रूइंड। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड एलास आई एम रूइंड। एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट है, आपको पता ही है क्या हो जाएगा। एलास को हम, जब एलास आता है, हुर्रे आता है, तो क्या यूज करते हैं आपको पता है। एलास है, सेड को तो हम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एलास है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, या केवल एक्सक्लेम्ड भी हम लगाते हैं। ठीक है, तो ही सेड, तो ही सेड को हम बनेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज रूइंड। ये सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ही सेड दैट ही इज रूइंड, इज तो हो नहीं सकता, एम है तो। ही क्राइड दैट ही रूइंड, ये भी सही नहीं है। ही exclaimed सैडली दैट ही इज रूइंड, ये भी सही नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। ही exclaimed दैट ही वाज रूइंड, ही वाज रूइंड। ए इज द राइट
answer. Now question number 39. Shut the window. Shut the window. अब ये भी हमारा है शट द विंडो, पैसिव बनाना है इसका। तो बिल्कुल, लेट द विंडो बी शट, लेट द विंडो बी शट इज द राइट आंसर। विंडो इज शट हो नहीं सकता, द विंडो शट हो नहीं सकता, द विंडो इज बीइंग शट हो नहीं सकता, लेट द विंडो बी शट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। She said to him, please help me. She said to him, please help me. इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। He requested him to help her. बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही है। प्लीज लग गया है, हेल्प मी तो इसका मतलब रिक्वेस्ट मोड है। तो हम सेड को सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड हिम और प्लीज ये हट जाएगा, आपको पता ही है। हेल्प मी के पहले हम टू लगा देंगे और हेल्प हो जाएगा। उसके बाद मी को चेंज करेंगे इसके हिसाब से, तो हर हो जाएगा। She said to him, please help me. So she requested him to help her. Is the right answer. Now, question number 41. Synonyms of obfuscate. Obfuscate का synonyms क्या है? Obfuscate का synonyms क्या है? इससे मिलता जुलता। Clarify नहीं। Confuse बिल्कुल सही। Obfuscate करना, confuse करना, ठीक है। Dilemmatic बनाना, dilemma में डालना, obfuscate करना, अवरुद्ध करना, भटकाना ना। Confuse is the right synonym. Confuse is the right synonym. Now question number 42. What is the antonym of ephemeral? Ephemeral का antonym क्या है? Ephemeral का antonym. Ephemeral का मतलब ये होता है जो बहुत तेजी से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ephemeral का एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो ephemeral ट्रांजिएंट नहीं भैया, ये तो इसका सिनोनिम्स है। फ्लीटिंग ये भी इसका सिनोनिम्स है। फ्रेजाइल ये भी लगभग इसका सिनोनिम्स है। इटर्नल बिल्कुल एंटोनिम है। इफिमेरल मतलब बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला, इटर्नल मतलब लंबे समय तक शाश्वत रहने वाला। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ओरेटर, स्कॉलर। अब यहाँ लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो भैया बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला पॉलीग्लॉट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद होता है, भाषाविद होता है, ना कि बहुत सारी भाषा बोलने वाला। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। द ईडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, जो आपको जरूरत है इस समय, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? वेस्ट टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, और आपको करना भी नहीं चाहिए। स्लीप अर्ली ये तो मत करना कुछ दिन तक जब तक एग्जाम है। वर्क लेट, यस, देर रात तक काम करना, टू बर्न मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। दिस इज होमोफोन। आपको बताना है। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का होमोफोन क्या है? तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला, ये हमारा होमोफोन हो गया। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आपको बताना है इस इडियम का क्या मतलब है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक्सपेक्टेड न्यूज नहीं, एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं होती। सडन शॉक बिल्कुल सही है, सडन शॉक हो जाता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन शॉक। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स ऑफ मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का सिनोनिम क्या है? मैग्नानिमस का सेल्फिश नहीं, सेल्फिश तो होता ही नहीं। मैग्नानिमस तो बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है भैया। जनरस, हाँ बिल्कुल जनरस होता है, बड़ा उदार होता है। मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। तो दैट इज जनरस। ही इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48।
एंटोनिम ऑफ ऑस्टियर, ऑस्टियर का एंटोनिम क्या है? ऑप्शंस आर सेवियर, स्ट्रिक्ट, लग्जरियस, हार्श। आपको इसका विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्टियर का विलोम बताना है। हाँ, जो बहुत संयमी हो, बहुत जो है संयमित तरीके से रहता हो, तो लग्जरियस इज द राइट आंसर। स्ट्रिक्ट, सेवियर और हार्श तो लगभग मिलता-जुलता हो जाएगा। लग्जरियस इज द राइट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 49 वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको देना है। वन हू लिव्स अलोन, जो अकेले रहता है उसको क्या बोलते हैं? हर्मिट बोलते हैं, मॉन्ग बोलते हैं, एसेटिक बोलते हैं या रेक्लूज बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है। तो आपने वर्ड्सवर्थ की पोम तो पढ़ी होगी ना, रेक्लूज, लिव अलोन, जो अकेले रहता हो। वन हू लिव्स अलोन इज कॉल्ड रेक्लूज। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। 4 स्पेलिंग दी हुई है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? कनौसियर, तो CONNOISSEUR, बिल्कुल यही स्पेलिंग सही है। डबल एन भी होता है, डबल एस भी होता है, ध्यान रखिएगा। CONNS, इसमें एन है, ये गलत हो गया, डबल एन होना चाहिए, डबल एस तो है। इसमें डबल एन है, डबल एस भी है, लेकिन ओ आई नहीं है, ई दिया है, ये भी गलत है। एंड ये ओ आई भी दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है डबल एस नहीं, सिंगल एस दिया है। तो दीज थ्री आर रॉन्ग। ए इज द राइट ऑप्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, मिस स्पेल्ट में अक्सर पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 51, अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस इज डिस्कस्ड इन। अरिस्टोटल ने अपने कैथारसिस का कॉन्सेप्ट किस बुक में डिस्कस किया है? रिटोरिक में बिल्कुल नहीं किया है। पोएटिक्स में, हाँ, इसी में किया हुआ है, पोएटिक्स में ही किया हुआ है। मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स में नहीं किया है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो टीएस इलियट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का दिया है। अ शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या-क्या होता है? ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं, ये पेट्रार्कन में होता है, गलत है। 3 क्वार्टेन एंड कपलेट बिल्कुल सही है, यही सही है। 3 क्वार्टेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने कॉइन किया हुआ है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे जॉन कीट्स साहब ने नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो अपने भाई को एक लेटर लिखा था, उन्हीं को, जॉर्ज को, उन्हीं में इन्होंने ये दिया है। द टच स्टोन मेथड किससे रिलेटेड है? तो टच स्टोन मेथड हमारे अर्नोल्ड साहब से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ पोएट्री में इन्होंने टच स्टोन मेथड दिया हुआ है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज बेस्ट डिफाइंड एज। ड्रामेटिक मोनोलॉग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शंस आर डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर के बीच में डायलॉग होता है। अ लॉन्ग स्पीच रिवीलिंग कैरेक्टर, पॉलीलॉकी विदाउट ऑडियंस, या नरेटिव पोम। आप कैसे डिफाइन करोगे इसको? यस, अ लॉन्ग स्पीच रिवीलिंग कैरेक्टर ना, ये एक कैरेक्टर का साइक को दिखाता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज बेस्ट डिफाइंड एज अ लॉन्ग स्पीच रिवीलिंग कैरेक्टर। एक लंबी स्पीच होती है जो स्पीकर के कैरेक्टर को दिखाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक इज लिंक्ड विथ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक किससे संबंधित है? डिकिंस से, हार्डी से, मॉडर्निज्म से, नियोक्लासिज्म से? तो डिकिंस, हार्डी से इसका लेना देना नहीं है, नियोक्लासिसिज्म से इसका लेना देना नहीं है। मॉडर्निज्म इज द राइट आंसर। मॉडर्निज्म इज द राइट आंसर। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को पॉपुलराइज किया है। द थियरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट से बिलोंग्स टू, कह रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट से किस एज से बिलोंग करता है? रोमांटिसिज्म से नहीं, रियलिज्म से नहीं, एस्थेटिसिज्म बिल्कुल सही, एस्थेटिसिज्म से बिलोंग करता है, नेचुरलिज्म से बिलोंग नहीं करता है। आर्ट्स फॉर आर्ट से एक मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट से ही बाहर आया हुआ है। आर्ट फॉर आर्ट से। हमार्सिया रेफर्स टू, हमार्सिया का क्या मतलब है? हमार्सिया इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द
हीरो ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी के जो हीरो के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है उसी को हम हमारसिया बोलते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ अ फ्रेज़ यूज्ड बाय, किसने किया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन दोनों हमारा टी.एस. इलियट साहब का है। ध्यान रखिएगा, टी.एस. इलियट साहब ने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म है, इन्होंने अपने मेटाफिजिकल पोएट्स, जो इनकी एक लिटरेरी पीस थी, मेटाफिजिकल पोएट्स, उसी में इन्होंने डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दी है। मेटाफिजिकल पोएट 1921 में आई थी। नाउ द नेक्स्ट वन, हैमलेट वाज रिटन अप्रॉक्सिमेटली, हैमलेट लगभग कब लिखा गया था? 1588 में नहीं, 95 में नहीं, 1600 से 1601, बिल्कुल सही है। लगभग यही लिखा गया था, अप्रॉक्सिमेटली। टू बी और नॉट टू बी, ये भी हैमलेट से ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये किस एक्ट से लिया गया है? टू बी और नॉट टू बी कहाँ पर अपीयर होता है? तो बिल्कुल ये एक्ट थर्ड में होता है। एक्ट थर्ड में हो सकता है सीन भी आपसे पूछ ले, तो सीन फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। किंग लियर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, किंग लियर पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो ये ध्यान रखना भैया, 1608 के क्वार्टो में पहली बार ये पब्लिश हुआ था, किंग लियर। ठीक है, आइए। द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट वाज, रोमियो एंड जूलियट को लिखने का सोर्स इन्होंने कहां से लिया था? बताइए। रोमियो एंड जूलियट का पॉलिनसेट्स के क्रॉनिकल से नहीं, प्लूटार्क से नहीं, आर्थर ब्रूक, हाँ बिल्कुल सही है, आर्थर ब्रूक की एक पोम है ना, वहां से इन्होंने सोर्स लिया है, आर्थर ब्रूक की। आर्थर ब्रूक की पोम है, लगभग ये 1562 के आसपास जो है आई थी, वहीं से इन्होंने लिया हुआ है रोमियो एंड जूलियट का सोर्स। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इज स्पोकन बाय, आप सबको पता है, ट्रायल सीन में हमारी पोर्सिया जो है, जो वाल्थाजार के रूप में वहां पर प्रेजेंट है, वो ये लाइन बोलती है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स लास्ट सोलो प्ले इज जनरली कंसीडर्ड, शेक्सपियर का अंतिम सोलो प्ले कौन सा है? तो भैया अंतिम सोलो प्ले मैकबेथ, सिम्बलाइन ये सब नहीं है, इनका अंतिम सोलो प्ले है हमारा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट सोलो प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ के अंदर क्या ट्रेजिक फ्लॉ है? अभी हमने इस पे वीडियो बनाई है, वॉल्टिंग एम्बिशन, उसके अंदर एम्बिशन बड़ा तगड़ा है और इसी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है। द टेम्पेस्ट इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज, टेम्पेस्ट को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ऑप्शंस और पॉलिटिकल एलेगरी, शेक्सपियर्स फेयरवेल टू थिएटर, रिवेंज ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले। टेम्पेस्ट को कहा ही जाता है, शेक्सपियर ने अपनी मैजिक वैंड जो है, जैसे प्रॉस्पिरो ने अपनी मैजिक वैंड वहां पर तोड़ दी, वैसे ही माना जाता है शेक्सपियर ने अपना पेन अब वहीं पर ड्रॉप कर दिया। तो शेक्सपियर का फेयरवेल टू थिएटर कहा जाता है, दैट इज टेम्पेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, द फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन, बहुत ही फेमस है, 1623 में पब्लिश हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम रिमेनिंग जो 55 क्वेश्चंस है उसको कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैरेक्टर ऑफ इयागो अपीयर्स इन, तो इयागो हमारा विलन है ओथेलो का, ओथेलो जो प्ले है उसी का विलन हमारा है कौन? इयागो। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे, आज के लिए बस ये हमारे 70 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग जो 55 क्वेश्चंस हैं हम उनको कल आपके लिए लेकर के आएंगे। आपको अभी क्या करना है, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, आपको पढ़ना है, तो आप लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आकर के आप जुड़ जाइए। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दिया करिए और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर आप हमको भेजा करिए इन कमेंट कमेंट सेक्शन में जा कर के। जो भी आपका फीडबैक है, आपका जो भी है, जैसा भी आप एप्रिसिएशन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ज़रूर किया करिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में फिर से आप मुलाकात होगी लाइव
अभी लाइव और क्लासेस आपकी बढ़ने वाली हैं और भी आगे चलेंगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट यू ऑल। अच्छा, कमेंट दिखा ही नहीं